गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आप सभी का द इंजीनियर्स के ऑनलाइन पोर्टल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो डिस्कशन है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो डिस्कशन है वो न्यूमेरिकल पार्ट है। अगर मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर के बारे में बात करूं तो मैंने पिछले लेक्चर में रिविट कनेक्शन के 3 पार्ट पढ़े थे। पहला जो था उसमें हमने देखा था बेसिक फंडा क्या होता है। दूसरे लेक्चर की अगर बात करें तो हमने पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस क्या होती है उसके बारे में एनालिसिस किया था। और जो तीसरा पार्ट था लेक्चर का उसमें हमने फ्रेंड्स देखा था कि जो पिच डिस्टेंस होती है, गेज डिस्टेंस क्या होती है, इंड डिस्टेंस क्या होती है और उसके कोडल प्रोविजंस क्या होते हैं उसके बारे में हमने एनालिसिस किया था। उन तीनों लेक्चर्स के ऊपर हमने एक लेक्चर बनाया है जिसपे हम न्यूमेरिकल डिस्कशन करेंगे, जो कि गेट में पूछे गए हैं, ईएस में पूछे गए हैं और एसएससी जेईई में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। जो भी टॉपिक कंप्लीट करेंगे उसके जस्ट बाद जो भी टॉपिक पढ़ा होगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि हमारे जो कॉन्सेप्ट हैं और भी ज्यादा मजबूत होते जाएं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि गेट में भी पूछा गया है, ईएस में भी पूछा गया है और आपका एसएससी जेईई में भी पूछा गया है। तो गेट में ये काफी ज्यादा ओल्ड क्वेश्चन है। गेट में तो हमें लगता है ये क्वेश्चन जो पूछा गया था 1996 के आसपास पूछा गया था, लेकिन जो आप देखोगे एसएससी जेईई वहां पे 2016 के आसपास पूछा गया क्वेश्चन आपका हो जाता है। अगर हम अगली बात करें, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं अच्छे से। देखिए, हर क्वेश्चन को पहले हमको अच्छे से क्या करना है, पढ़ना है। जब अच्छे से समझ जाओगे क्वेश्चन क्या कहता है तभी आप उसका आंसर निकाल पाओगे। आईएस 800 1984 ये पहले का कोड है, अब तो मॉडिफाइड हो गया है, जो कि आईएस 800 2007 हो गया है। तो ये पुराना क्वेश्चन था इसलिए उसमें 1984 लिखा गया है, लेकिन अब नया क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो 1984 की जगह पे 2007 रखा जाएगा, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो दोनों केस में सेम रहता है, वो आंसर चेंज नहीं होता है। तो आईएस 800 1984 मिनिमम पिच ऑफ रिवेट बोल्ट इन अ रो। अगर मैं बात करूं यहां पे सपोज दैट कि ये आपका सपोज दिस इज द ये प्लेट है और इस प्लेट के अंदर आपने क्या किया है, इस प्लेट के अंदर आपने पी लोड लगा दिया है इस पे, और ये आपने रिविट्स और बोल्ट्स जो प्रोवाइड आप कर रहे हो, दिस इज द रिविट एंड तो फोर्स के डायरेक्शन में आप देखोगे ये दिस इज द पिच होता है। क्या होता है, दैट इज कॉल्ड पिच। इसको क्या बोलते थे, पिच। टू कॉन्जिक्यूटिव जो रिविट्स या बोल्ट्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होती है दैट इज कॉल्ड पिच, और जो ये पिच है इन द डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, फोर्स और स्ट्रेस होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमसे इसने क्वेश्चन में क्या पूछा, दैट इज कॉल्ड पिच पूछा है। क्या पूछा है, पिच। तो पिच की अगर बात करें तो आपने क्या देखा था, पिच इजकल टू जो मिनिमम पिच होता है वो हमने कंसीडर किया था 2 पॉइंट्स इंटू डी। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे जो डायमीटर होता है दैट इज नॉमिनल डायमीटर होता है। क्या होता है, नॉमिनल डायमीटर। अब आप यहां पे देखोगे मैंने ऑप्शन जो रखे हैं थोड़ा सा करीब है। एक आप देखोगे यहां पे होल डाया की बात कर रहा है, एक ऑप्शन में कह रहा है 1.5 और एक में कह रहा है 1.7। अब बात करें अगर 1.7 और 1.5 जो रहता है वो आपका रहता है एंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस में रहता है, लेकिन यहां पे आपको पूछा गया है पिच डिस्टेंस के बारे में। तो पिच डिस्टेंस में आप देखोगे 2.5 टाइम्स होता है, जो कि आप देखोगे नॉमिनल डाया होता है, जो कि आप सैंक का डाया बोलते हो। तो इस हिसाब से दैट इज द करेक्ट आंसर इज द ए आंसर। होल डाया नहीं होता है, इस चीज का ध्यान रखना। तो दिस इज द रॉन्ग, दिस इज द आल्सो रॉन्ग और दिस इज द आल्सो रॉन्ग, क्योंकि ये इंड डिस्टेंस होती है, ये भी इंड डिस्टेंस होती है, ये आपका हैंड कट में होता है, ये आपका मशीन कट में होता है। यहां पे ध्यान दीजिए 2 पॉइंट्स होल डाया नहीं होता है, नॉमिनल डाया होता है। तो इस तरीके से आपका आंसर नंबर 1 हो जाता है। ये मिनिमम की पिच की बात हो रही है, नॉट मैक्सिमम पिच की। क्वेश्चन नंबर 2 पे अगर हम आए तो क्या ये क्वेश्चन देखिए यहां पे आईएएस 2010 आईएएस 2016 दोनों बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और एसएससी जेईई में इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आप देखोगे द मैक्सिमम पिच, अंडरलाइन यहां पे क्या कह रहा है कि दैट इज मैक्सिमम पिच, दिस इज द मैक्सिमम पिच
लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब होता है लेंथ के अलोंग। इसका मतलब इस पिच की वो बात कर रहे हैं जो कि आपकी पी मैक्सिमम, कितना पिच हम रख सकते हैं उसके बारे में। अब खास बात यहां पे ध्यान दीजिए, अलाउड इन बोल्टेड और रिविट, बोल्ट की बात कर रहे हो और चाहे रिविट की बात कर रहे हो, दोनों के केस में आपको उतना ही रखना है। जॉइंट्स इन टेंशन मेंबर, अंडरलाइन दिस लाइन। जब एग्जाम में आप पढ़िए क्वेश्चन तो पहला फोकस क्या होना चाहिए कि टेंसाइल मेंबर है कि वो कंप्रेशन मेंबर है। तो यहां पे बात कर रहा है किसका, टेंसाइल मेंबर की। तो टेंसाइल में मैंने दो केस पढ़े थे। जब टेंसाइल में हमने पढ़ा था कि जो पी मैक्स होता है, पी मैक्स अगर हम बात करें तो पी मैक्स इज द दैट वैल्यू, अगर आप देखोगे तो पी मैक्स की जो वैल्यू थी, ये तो मिनिमम आपने कंसिडर किया, अब मैं मैक्सिमम की बात करूं तो पी मैक्स इज इक्वल टू 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो इनमें से कम होता है उस वैल्यू को हम लोग कंसीडर करते हैं। तो 16 टाइम टी होता है और 200 mm, जहां पे टी इज द थिकनेस ऑफ मिनिमम, आपकी प्लेट जो भी रहती है, जो प्लेट रहेगी उसकी सबसे जो कम वाली थिकनेस रहेगी, दो प्लेटें अगर आपने ऐड की हैं तो उसमें से जो मिनिमम थिकनेस होगी उसको आप टी लोगे वहां पे। क्लियर? अब टेंशन मेंबर तो मुझे क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 32 है ये तो आंसर नहीं हो सकते। क्लियर? अब बात करते हैं, यहां पे भी 16 है और यहां पे भी 16 है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने जो 16 टाइम क्या किया था, थिकनेस का मल्टीप्लाई किया था, नॉट आप देखोगे कि जो बोल्ट का डायमीटर है वो ऑप्शन नहीं हो सकता। तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, करेक्ट आंसर इज द सी आंसर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है किस केस में कितना वैल्यू हमको लेना है। 32 टाइम्स आपने देखा था जो मैंने वैल्यू कंसीडर किया था। जब आप टैक बोल्ट पढ़ते हो तो टैक बोल्ट के केस में हम लोग पढ़ते थे 32 टाइम्स द थिकनेस ऑफ प्लेट हमने लिया था। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा सी। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट। यहां पे अंडरलाइन करिए, पिकअप द करेक्ट। कई बार क्या होता है पिकअप द इनकरेक्ट पूछ लेता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है, करेक्ट के बारे में बात कर रहा है। स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द टैकिंग रिवेट्स आर यूज्ड इफ द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट रिवेट्स, एडजेसेंट का मतलब पड़ोसी होता है, क्या होता है पड़ोसी, एक्सीड 12T और 200 mm विच एवर इज लेस। अगर मान लिया क्या होता है कि जब इनके बीच में मान लो कि दो आपकी प्लेटें हैं उनको आप ऐड कर रहे हो, उनके बीच में अगर मान लो 12T और 200 mm से ज्यादा डिस्टेंस बढ़ जाती है तो उस केस में क्या करते हैं, प्लेट को आपस में बांधने के लिए एक टैक बोल्ट का यूज करते हैं। तो ये बात आपकी सही हो जाती है क्योंकि टैक बोल्ट का यूज हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, टैकिंग रिवेट्स आर नॉट कंसीडर्ड टू कैलकुलेट स्ट्रेस। बहुत सही बात है ये कि टैकिंग रिवेट्स को हमने पढ़ा था कि ये जो वैल्यू होती है इनका कैलकुलेशन में लोड ये नहीं लेते हैं और ये स्ट्रेस भी नहीं कैलकुलेशन में लिए जाते हैं, क्योंकि ये लोड जब नहीं लेते हैं तो इनको आप देखोगे कि इसमें स्ट्रेस भी नहीं आएगा, तो स्ट्रेस नहीं आएगा तो इसको कैलकुलेशन में भी कंसीडर नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से दिस इज द आंसर, इज द करेक्ट आंसर। फिर टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर टू कंपोज, ध्यान दीजिएगा, कंप्रेशन मेंबर टू कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब यह होता है कि सपोज मैं यहां पे डायग्राम बनाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि बैक टू बैक का मतलब क्या होता है। बैक टू बैक का मतलब होता है सपोज ये आपके पास एक कोई एंगल सेक्शन है, सपोज दिस इज द एंगल सेक्शन, इस तरीके से आपने बना दिया, सपोज दिस इज द एंगल सेक्शन और आप इसको ऐड करना चाहते हो, दिस इज द एंगल सेक्शन, और इसको आपको जोड़ना है तो आप क्या कर रहे हो, बोट लगा रहे हो, यहां पे आपको जोड़ना है मान ले किसी प्लेट के थ्रू, सपोज दिस द प्लेट है, अगर आपको ऐड करना है इस तरीके से तो आप देखोगे कि यहां पे जो वैल्यू आप कंसीडर करोगे तो उस केस में क्या होगा कि आप देखोगे कि जो वैल्यू है इस केस में ये आपको यूनिटी बनाने में, दो एंगल सेक्शन को आपस में कनेक्ट करने के लिए जिस रिवेट और बोल्ट का आप यूज करते हो, तो इस केस में आप ऐसा कर सकते हो। तो आप देखोगे कि आप इसका यूज करोगे, टैकिंग रिवेट्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट बैक टू बैक। बैक टू बैक का मतलब है कि ये मेंबर आकर के इस तरीके से अटैच हो गया है, बैक टू बैक का मतलब आपस में इस तरीके से जुड़ा हुआ है, कैसे, इस तरीके से, तो इसे बोलते हैं बैक टू बैक, मतलब यूनिटी की तरह काम करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बैक टू बैक बोलते हैं। तो आप देखोगे दिस इज द आल्सो इज द करेक्ट आंसर। और ये क्वेश्चन एसएससी जेईई 2017 में पूछा गया है, एसएससी जेईई 2017 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया।
तो इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में कि आपको जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो कि आईईएस में भी पूछा गया है, गेट में भी पूछा गया, तो उस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन यहाँ पे करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कुछ, तो उस पर हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आपका पूछा ये गया है, कई तो ऐसे डायमीटर पे पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं जैसे कि पिच डिस्टेंस क्या होती है, गेज डिस्टेंस क्या होती है। तो जो हमने अभी तक पढ़ा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रिलेटेड है, इसी से रिलेटेड है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप अगर पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे तो आपको चीजें हो सकता है कि ज्यादा क्लियर ना हो, तो आपको क्या करना है कि पहले जो लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर नंबर 2 है इसका रिविट कनेक्शन का, वो आप पहले प्रॉपर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद में क्या होगा कि आप लेक्चर को जब समझ जाओगे अच्छे से, उसके बाद में आप ये जो क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, अच्छे से समझ जाओगे। और एक बात फ्रेंड्स, जब हम अपने टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, स्टील को या जो भी हमारा सॉइल है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस है गुप्ता एंड गुप्ता पूरी बुक सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ये दिया गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, बोल्टेड स्लैश रिवेटेड joint shown in the figure the maximum permissible value of pitch, the maximum permissible value of pitch जिसको ब्रैकेट में लिखोगे P। ठीक है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन क्या देता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन कह रहा है दैट इज 144 mm, दूसरा ऑप्शन कह रहा है दैट इज 200 mm, और जो सी ऑप्शन कह रहा है वो आपका है दैट इज 96 mm, और जो डी ऑप्शन है फ्रेंड्स वो आपका है 72 mm। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप समझोगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फ्रेंड्स अगर हम अभी बात करें, अभी इसके बारे में मैंने बताया नहीं, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। ये बट जॉइंट है, इसके बारे में अगला लेक्चर आपका डायरेक्ट इसी पे रिलेटेड रहेगा। बट जॉइंट है, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है। जब इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं किसी प्लेट को तो उसे बोलते हैं बट जॉइंट। एक ये प्लेट थी, एक ये प्लेट थी, इसको आपस में जोड़ दिया गया है, उसके बाद इसके ऊपर एक कवर प्लेट रख दी गई है। कौन सी? कवर प्लेट। तो हम इसको क्या करेंगे, कवर प्लेट से इसको लगा देंगे। तो हमने क्या किया, कवर प्लेट को यहाँ पे लगा दिया। किसको लगा दिया? कवर प्लेट को। ठीक है, ये डबल कवर बट जॉइंट हो जाता है। और इस केस में आपने क्या किया, यहाँ पे रिविट लगा दिया। इस तरीके से आपने रिविट लगा दिया। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको कनेक्शन बना दिया। और आपने क्या किया, इस पे एक टेंसाइल फोर्स लगा दिया। कैसा फोर्स लगा दिया? टेंसाइल फोर्स लगा दिया। और ये जो आपने रिविट बनाया, जो आप रिविट देख रहे हो इस तरीके से, ये आपने रिविट यहाँ पे बना दिया। ये हेड है रिविट का। इस तरीके से आपने क्या किया, रिविट का हेड आपने बना दिया। ठीक है, और थिकनेस की अगर बात करें तो थिकनेस यहाँ पे जो दी गई है वो 6 mm ये थिकनेस है कवर प्लेट की। नीचे की जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस 6 mm है, और जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस आपकी 12 mm है। तो 12 mm ये जो है ये आपकी किसकी है? मेन प्लेट की है। किसकी है? मेन प्लेट की है। और ये जो है आपकी दिस इज द कवर प्लेट। ये लेक्चर, अगला लेक्चर जो आपका आएगा उस लेक्चर में हम लोग डबल कवर बट ज्वाइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? ये बारे में बता दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा। ये आपका कंप्लीट डायग्राम रहेगा। तो आप इस तरीके से आप देखोगे ये 2 प्लेटें हैं, इसका बीच में ज्वाइंट है। जब हम 2 इंड टू इंड कनेक्ट करते हैं, किसी 2 इंड टू इंड प्लेट को कनेक्ट करते हैं, तो ऐसे ज्वाइंट को बोलते हैं बट ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स हमको निकालना क्या है, ये आप देख सकते हो रिविट्स है। इसके बीच में हमको जो निकालना है वो पी मैक्स निकालना है। आप देखोगे ये जो डिस्टेंस है इसे बोलते हैं पी मैक्स, जो पिच होती है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, ये कितना रख सकते हो ये कोडल प्रोविजन बताएगा। अब फ्रेंड्स आप देखिए आपने क्या पढ़ा था, अगर टेंशन मेंबर रहता है, कैसा रहता है? टेंशन मेंबर,
टेंशन मेंबर। तो पी मैक्स का जो केस था हमारे पास वो क्या था 16T, ठीक है, और 16T और 200 mm विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। अब फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा, आपको ये नहीं कहेगा वो टेंसाइल है कंप्रेसिव है, आपको डायग्राम देख के पता करना है कि अगर कोई फोर्स इस तरीके से पुल होता है तो वो टेंसाइल होता है, और इस तरीके से लगता है तो उसे क्या बोलते हैं कंप्रेसिव बोलते हैं। तो आप देखोगे कि इस केस में टेंसाइल फोर्स दिखाई पड़ रहा है। कैसा दिखाई पड़ रहा है? टेंसाइल फोर्स दिखाई पड़ रहा है। तो आपको जो डेटा यहां पे लेना है वो टेंशन मेंबर के अकॉर्डिंग आपको लेना है। तो आप देखिए टी क्या था यहां पे, वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ मिनिमम प्लेट, सॉरी मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, इसको आप करिए, दैट इज टी इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट, ठीक है। अब आप ये बताइए, एक कवर प्लेट है और एक आपके पास मेन प्लेट है, आप ये बता दीजिए कि थिकनेस किसकी कम है। थिकनेस आप देखोगे तो आपके पास कवर प्लेट की थिकनेस 6 mm है और जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है 12 mm है। तो आप देखोगे जो पी मैक्स होगा क्या लोगे, मिनिमम ऑफ विच और लेस का मतलब 16 इंटू क्या करोगे, दैट इज 6, 96 mm। दूसरा क्या आएगा 200 mm, ये 200 mm। इसमें से कम कौन सा है, 96 और 200 में से कम कौन सा है, दैट इज द 96 इज द मिनिमम वैल्यू। सो आप पी मैक्सिमम जो प्रोवाइड कर सकते हो वो कितना प्रोवाइड कर सकते हो, 96 mm आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द 96 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन गेट में, ईएस में, एसएससी जेईई में कहीं पे भी आते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हो। अब फ्रेंड्स इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा, डायग्राम सेम रहेगा, बाकी सारी चीजें सेम। बोल्टेड रिवेटेड जॉइंट सोन इन द फिगर, द मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू ऑफ पिच। फिर क्या है यहां पे, मैंने क्या किया, लोड को चेंज कर दिया, लोड को मैंने ऐसे लगा दिया, लोड को मैंने कैसे लगा दिया, कुछ इस तरीके से लगा दिया, दिस इज द लोड। जब लोड को आप ऐसे कर दोगे तो दिस इज द कंप्रेसिव लोड। तो यहां पे आप देखोगे ये कंप्रेशन मेंबर की तरह काम करेगा, कंप्रेशन मेंबर। बाकी ऑप्शन आपके ये सेम रहेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ऑप्शन आपके सेम रहेंगे, अब रिजल्ट चेंज होगा। पी मैक्स जो होगा वो 12T हो जाता है। इन कंप्रेशन मेंबर में अगर आप देखोगे तो 12T आएगा और 200 mm विच एवर इज द लेस। अब फ्रेंड्स हम बात करें इस केस में, T इज द मिनिमम थिकनेस ऑफ प्लेट होता है। अब आप ये बताइए कि इस केस में जो रिजल्ट आएगा वो आप जब देखोगे तो आप यहां पे लिखोगे 12T और 200 mm, ठीक है। तो 12T की बात अगर करें तो थिकनेस, मिनिमम थिकनेस देखो करके तो मेन प्लेट की 12 है और जो कवर प्लेट है उसकी थिकनेस कितनी है 6 mm है। तो आप यहां पे पुट करोगे 6 mm तो आएगा 72 mm, और दूसरा कितना लेके चल रहे हो आप 200 mm। तो इसमें से जो कम होगा उसको आपको कंसीडर करना है। तो मिनिमम ऑफ 72 और 200 mm में से कौन सा कम है, 72 कम है। तो आप देखोगे आपको 72 आंसर मिल जाएगा। तो इस वाले का जो जवाब आपका होगा वो आपका क्या हो जाएगा, जो पी मैक्सिमम आप लिखोगे वो आपका आंसर जो आएगा पी मैक्सिमम का वो आपका वैल्यू आ जाएगा 72 mm इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत अच्छे से इजीली हैंडल कर सकते हो, बशर्ते आप मेरी पिछली क्लास नंबर 3 अगर लेक्चर नंबर 3 पढ़ लोगे तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत डेटा याद करने में नहीं आएगी। क्यों, मैंने वहां पे भी एक कॉन्सेप्ट बताया था कि 16T और 12T में कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि कंप्रेशन मेंबर में इसके बकलिंग के चांसेस रहते हैं। आप देखोगे यहां बकल हो सकता है, आप देखोगे यहां पे बकलिंग आ सकती है, आप देख सकते हो यहां पे बकलिंग प्लेट की इस तरीके से बकलिंग हो सकती है, यहां पे बकलिंग हो सकती है। तो बकलिंग को रोकने के लिए यहां पे जो डिस्टेंस है आपस में थोड़ा सा कम देना पड़ता है। 16T ना दे करके इनके बीच में जो डिस्टेंस है कम कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही लेंथ हम ज्यादा इनके बीच में कर देंगे तो जो आप कॉलम का फार्मूला पढ़ते हो पाई स्क्वायर EI अपॉन L इफेक्टिव स्क्वायर,
ठीक है। जैसे ही एल इफेक्टिव बढ़ जाएगा इनके बीच में, जितना दूरी आप इसको मेंबर को, इस रिवेट को यहां लेके आएंगे, इस रिवेट को यहां अगर हम बढ़ा दें तो इनके बीच में जो होगी लेंथ बढ़ जाएगी। जब लेंथ इनके बीच में सेंटर टू सेंटर बढ़ जाएगी तो आप देखोगे जब लेंथ हम बढ़ा देंगे तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो मेंबर की होगी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी वजह से इसमें 12T रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो डिस्कस करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं जिन पे हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। वो भी IES में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, कुछ SSC JEE में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन जो कि आपका SSC JEE में भी पूछा गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो आप देखोगे क्वेश्चन जो है जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे अपने कॉन्सेप्ट मजबूत करते जाएंगे, और आपको प्रॉपर क्वेश्चन को नोट्स में लिखना है, क्योंकि बार बार इसका सोल्यूशन आपको नहीं मिल पाएगा। अदर जाओगे बुकों में तो वहां कहीं पे गलत है, कहीं यूथ कंपटीशन में आप देखोगे बहुत सारे डेटा गलत है, क्वेश्चन गलत है। तो आप कोशिश करिए कि जो यहाँ पे सोल्यूशन दिया जा रहा है उस पर थोड़ा सा भरोसा करिए, और आपको चीजें यहाँ पे कोशिश मैं करता हूं कि 100% चीजें क्या हो, सही हो। अब फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन SSC JEE में पूछा गया है, जो भी क्वेश्चन नंबर आपका रहा हो, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये आपका है SSC JEE 2016 में पूछा गया है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ग्रास डायमीटर ऑफ अ रिवेट, द ग्रास डायमीटर ऑफ अ रिवेट, द ग्रास डायमीटर ऑफ द रिवेट इज द डायमीटर ऑफ पहला कह रहा है कोल्ड रिवेट बिफोर ड्राइविंग, कोल्ड रिवेट बिफोर ड्राइविंग। दूसरा कह रहा है ऑप्शन रिवेट आफ्टर ड्राइविंग, आफ्टर ड्राइविंग। सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज रिवेट होल, और डी ऑप्शन कह रहा है दैट इज नन ऑफ दिस। क्लियर। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो भी क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन, एक ही SSC JEE, ये भी 2016 में पूछा गया है, JEE 2016। क्वेश्चन कह रहा है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट रिवेट, ऑफ एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट रिवेट एडजेसेंट रिवेट आर बोल्ट होल्स measured in the direction of stress, in the direction of stress is stress or force भी लिख सकते हो, stress / force is called पहला ऑप्शन that is gauge, बी ऑप्शन है पिच, सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज लैप, या इसको कह सकते हो इंड डिस्टेंस भी बोला है, इंड डिस्टेंस। डी दैट इज एज डिस्टेंस। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए द ग्रास डायमीटर ऑफ द रिवेट इज द डायमीटर ऑफ, क्वेश्चन में ये कह रहा है किसका डायमीटर वो हो सकता है, उसके बारे में हम लोग यहां पे डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होता है, जब रिवेट हमारा सबसे पहले रिवेट जब कोल्ड स्टेट में रहता है, सपोज अगर आप ये रिवेट की बात करें, यहाँ पे दिस इज द रिवेट, ठीक है, दिस इज द रिवेट, इस तरीके से आपका रिवेट है, दिस इज द रिवेट, ये हेड होता है, ये शैंक होता है, ठीक है, शैंक और हेड होता है, शैंक डायस को बोलते हैं। अब कह रहा है ग्रास डायमीटर ऑफ द रिवेट इज द डायमीटर ऑफ, देखो जो ग्रास डायमीटर होता है वो आपका हॉट स्टेट में होता है,
तो आप देखोगे जो ग्रास डाया होता है, ग्रास डाया को हम लोग बोलते हैं, जिसको DG से लिखते हैं, वो डाया ऑफ होल के बराबर होता है। और डाया ऑफ होल तभी बराबर होगा जब आप इस रिविट को हॉट स्टेट में रखोगे। जब आप इसको गर्म कर दोगे, रेड हॉट कर दोगे, तो क्या होता है, रिविट का जो लेंथ होता है वो भी बढ़ जाता है, और आप देखोगे उसका रिविट का जो आप देखोगे डायमीटर भी बढ़ जाता है और लेंथ भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो क्लियरली क्या होता है, जो उसका आपने ये डायमीटर जो आप बनाते हो, क्या कहते हैं, होल का जो डाया होता है, टेम्परेचर की वजह से फुल्ली क्या हो जाता है, फिल हो जाता है। और ये वाला जो डायमीटर आप देख रहे हो, ये वाला जो डायमीटर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये डायमीटर इज द कॉल्ड सैंक डाया कहलाता है। क्या कहलाता है, सैंक डाया। तो ये डाया जो होता है ये सैंक डाया होता है, और जो ये डाया होता है ये डाया ऑफ होल होता है। तो आप देखोगे जो ग्रास डायमीटर जिसको बोलते हैं, तो ग्रास डायमीटर इज द डायमीटर ऑफ होल हो जाएगा। तो यहां पे आप देखोगे रिविट आफ्टर ड्राइविंग, रिविट होल, रिविट कोल्ड रिविट बिफोर ड्राइविंग, इस तरीके से। तो बिफोर तो नहीं हो सकता, क्योंकि बिफोर का मतलब होता है कि जब आप कोल्ड स्टेट में रहें, तो ये डायमीटर इसका रहेगा। लेकिन जैसे इसको हीट कर दोगे, हीट करने के बाद जो डायमीटर आता है उसे बोलते हैं ग्रॉस डायमीटर। रिविट आफ्टर ड्राइविंग, यहां पे ड्राइविंग के बाद अगर ये कोल्ड की जगह पे यहां पे हॉट बोल देता तो ये ऑप्शन सही हो सकता था, लेकिन उसने बोला नहीं कि रिविट आफ्टर ड्राइविंग बोला है, हॉट और कोल्ड की बात नहीं की है। तो जब बात नहीं की है तो फिर उसका आंसर नहीं हो सकता। अब बात करते हैं यहाँ पे रिविट होल, दिस द करेक्ट आंसर। तो आप देखोगे रिविट होल आपका आंसर हो जाएगा। या तो आंसर में रिविट होल की जगह पे आर करके ऑप्शन देता, मैं है नहीं ऑप्शन में। अगर मैं बात करूं रिविट डाया इन हॉट स्टेट, हॉट स्टेट, तो आप ध्यान दीजिएगा जब हॉट स्टेट में रहेगा तब भी इसका आंसर आपका ये सही हो जाएगा, लेकिन कोल्ड स्टेट में ऐसा डायमीटर आपका नहीं रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हॉट में क्या होता है कि पूरे होल को कवर कर देगा, फुल्ली फिल हो जाएगा होल, तो इसलिए उसको कंसीडर करते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि आपको एक आंसर मिल गया और आप आगे बढ़ गए। सारे ऑप्शन को अगर आप समझ जाते हो तो कल को कोई नया क्वेश्चन बनेगा तब भी आप सॉल्व करके आ जाओगे। नेक्स्ट अगर बात करें, एसएससी जेईई में ये भी पूछा गया है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है पड़ोसी। आप बोल्ट होल मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस और फोर्स। तो स्ट्रेस और फोर्स के डायरेक्शन में अगर हम मेजर करते हैं तो आप देखोगे इस केस में, ये सपोज दिस द प्लेट है, ये प्लेट आपके पास हो गई और इस पे आपने कोई फोर्स लगा दिया, चाहे वो टेंसाइल भी हो सकता है और चाहे वो कंप्रेशन हो। ये सपोज आपने होल लगा रखे हैं, इस तरीके से रिविट लगा रखे हैं, रिविट का आपने कनेक्शन बनाया, तो इसके डायरेक्शन में जो फोर्स के डायरेक्शन में या स्ट्रेस के डायरेक्शन में जो रिविट्स के सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पिच डिस्टेंस। तो इसको क्या बोलोगे, दिस इज द कॉल्ड पिच। तो हमारा जो आंसर यहां पे होगा वो पिच डिस्टेंस आपका हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से आते हैं तो आप वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आप से आंसर निकालिए, फिर देखिए कि आपकी गलती कहां पे हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स मेजर्ड परपेंडिकुलर। सेम क्वेश्चन है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूं, इसको क्वेश्चन नंबर मैं 8 करता हूं। सेम क्वेश्चन पूछा गया लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्वेश्चन जो है सेम है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू रिविट्स मेजर्ड, यहां पे चेंज है, मेजर्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड फोर्स इज कॉल्ड। अब ये क्या बोला है कि जो फोर्स लग रहा है उसके परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस हो जाएगी और जिसको हम लोग बोलते हैं दिस इज द कॉल्ड जी, दिस इज द कॉल्ड गेज डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, गेज डिस्टेंस। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा, दिस इज द कॉल्ड गेज डिस्टेंस। तो आप देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में गेज दिया है तो आपको गेज आंसर लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में 2 बार पूछा गया है।
ये जो क्वेश्चन आया है 2013 और 16 में आया है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है 2013 और 2016, आप एसएससी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप ईयर लिखते रहिए ताकि आपको बार बार बुकों में जाकर के बार बार इन्हें क्वेश्चन को ना सॉल्व करना पड़े। एक बार अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर लेते हो तो उसके अलावा अदर जो क्वेश्चन है, यूपी के जो एग्जाम होते हैं, ठीक है, जल निगम है, उनसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो और बेटर आपके लिए होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि अभी तक हमने पिच और गेज डिस्टेंस के बारे में बात की, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आप ईयर जरूर लिखते रहिए ताकि आपको क्लियरिटी आते रहे कि हमने कितने, कैसा पैटर्न है एग्जाम का, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उससे आपका क्या होता है कि पढ़ने का एक तरीका पता चल जाता है कि किस एग्जाम के लिए किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इसलिए कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रहते हैं उनसे एक चीज तो हमें जरूर पता चल जाती है कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, कैसे आते हैं, उन चीजों को आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइज ऑफ रिविट इज आइडेंटिफाइड बाई, एसएससी जेईई 2014 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन क्या कह रहा है? द साइज ऑफ रिविट इज आइडेंटिफाइड, द साइज ऑफ रिविट इज आइडेंटिफाइड बाई, पहला डायमीटर ऑफ द सैंक, डायामीटर ऑफ द सैंक, डायमीटर ऑफ द सैंक। दूसरा ऑप्शन कह रहा है डायमीटर ऑफ हेड, डायमीटर ऑफ हेड। सी ऑप्शन क्या कह रहा है? दैट इज लेंथ ऑफ सैंक, लेंथ ऑफ सैंक। उसके बाद में कह रहा है शेप ऑफ हेड, शेप ऑफ हेड। इस तरीके से बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, ये भी पूछा गया 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2005 में पूछा गया है, एसएससी जेईई है ये भी, ठीक है। ये क्या कह रहा है? इन कैलकुलेटिंग एरिया टू बी, इन कैलकुलेटिंग एरिया टू बी डिडक्टेड मतलब घटाना होता है, डिडक्शन का मतलब होता है घटाना, फॉर बोल्ट्स ऑफ 36 mm डाया, द डायमीटर ऑफ होल, द डायमीटर ऑफ होल, द डायमीटर ऑफ होल shall be taken as, पहला ऑप्शन ए दैट इज 37.5 mm, बी ऑप्शन कह रहा है दैट इज 36 mm, सी ऑप्शन कह रहा है दैट इज 38 mm, डी ऑप्शन कह रहा है दैट इज 38.5 mm। क्लियर? इस तरीके से क्वेश्चन उसने पूछा है। पहले ये समझते हैं, द साइज ऑफ द रिविट इज आइडेंटिफाइड बाई द डायमीटर ऑफ द सैंक, डायमीटर ऑफ द हेड, लेंथ ऑफ द सैंक, शेप ऑफ द हेड। अगर मैं बात करूं इसकी, दिस इज द सपोज ये रिविट है, रिविट में ये पोर्शन सपोज हेड है और ये जो है आपका सैंक कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं? हेड बोलते हैं, और इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड शैंक कहते हैं, ठीक है। अब अगर हमें जो रिविट का स्पेसिफिकेशन होता है उसको हम डाया ऑफ सैंक से डिनोट करते हैं। किससे? नॉमिनल डाया बोलते हैं या डाया ऑफ सैंक बोलते हैं। तो ये जो डायमीटर होता है इसे बोलते हैं डाया ऑफ सैंक या रिविट स्पेसिफिकेशन, और रिविट स्पेसिफिकेशन, मतलब सपोज अगर आप किसी दुकान से आपको एक 18 mm या 10 mm या 20 mm का एक रिविट चाहिए, इसका मतलब है कि 10 mm या 20 mm डाया का आपका जो सैंक होता है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लें यहां पे जरा
ये हेड है। तो क्वेश्चन में हम पढ़ते हैं जरा, डायमीटर ऑफ द सैंक, दिस इज द ट्रू, ये एकदम करेक्ट आंसर है। लेकिन थोड़ा सा अगले ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, डायमीटर ऑफ द हेड, डायमीटर ऑफ द हेड का मतलब ये है, तो इससे यहां से इस लेंथ से लेकर के ये जो वैल्यू है इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, ऐसा नहीं है। तो आप इसको रॉन्ग करोगे कि जो डायमीटर आपका हेड, जो हेड है इसका डायमीटर तो ये हो जाएगा, लेकिन इसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं, इससे इसकी पहचान नहीं होती है। जो पहचान होती है वो आपकी डाया, आप जो सैंक होता है, जो ये डाया होता है, इससे इसकी पहचान होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें लेंथ ऑफ द सैंक, लेंथ का मतलब ये, इससे कोई इसका मतलब नहीं होता है, लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये लेंथ ऑफ सैंक जो होता है इससे डायमीटर की पहचान या इसका स्पेसिफिकेशन का जो पहचान होता है वो नहीं होता है। शेप ऑफ द हेड, चाहे आप सर्कुलर बनाइए, चाहे स्नैप बनाइए, चाहे आप राउंडेड बनाइए, तो उससे भी इसका स्पेसिफिकेशन नहीं होता है। सिर्फ किससे होता है, डाया ऑफ सैंक या नॉमिनल डायमीटर से इसकी पहचान होती है। तो करेक्ट आंसर इज द ए। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, इन कैलकुलेटिंग एरिया टू बी डिडक्टेड फॉर बोल्ट्स ऑफ 36 mm डायामीटर ऑफ होल mm, ठीक है, तो 36 mm का डाया है, द डायमीटर ऑफ द होल, यहां पे अंडरलाइन करें दिस द बोल्ट। देखिए भाई, इसके जो रिजल्ट है, रिविट के केस में कुछ और आंसर आएगा और बोल्ट के केस में आंसर आपका कुछ और आएगा। तो आपको फोकस करके चलना है कि एक लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी कि वो बोल्ट के बारे में बात कर रहा है कि वो रिविट के बारे में बात कर रहा है। अगर बोल्ट का केस होगा तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, बोल्ट्स का केस में अगर आपका फाई लेस देन 12 mm होता है, लेस देन आर इक्वल टू 12 mm, कितना हो, 12 से कम हो, तो जो डाया ऑफ होल होता है वो 5 प्लस क्या करते हैं 1 mm ऐड करते हैं। उसके बाद अगर 5 की जो वैल्यू है वो 12 से तो क्या हो, ज्यादा हो और लेस देन आर इक्वल टू 24 mm हो, तो आप देखोगे तो इस केस में आप ऐड करोगे नॉमिनल डाया जो भी रहेगा उसमें आप कितना ऐड करोगे, 2 mm ऐड करोगे। उसके बाद अगर मैं 5 की वैल्यू 24 से ज्यादा मान लूं, किससे ज्यादा मान लूं, 24 से ज्यादा, तो आप देखोगे तो उस केस में जो वैल्यू आएगी वो 3 mm आएगी, DH इक्वल टू 5 प्लस 3 mm। ठीक है, क्लियर। तो ये बोल्ट का केस होता है। अभी हम रिविट का जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पे रिविट को भी एक्सप्लेन करेंगे। यहां पे अगर हम रिविट की बात करें तो रिविट के केस में जो अगर रिविट की बात करें, रिविट्स की बात करें तो रिविट्स के केस में आपने क्या पढ़ा था, जब फाई हमारा यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू 12 होता है तो वहां पे ऐड करते हैं 1.5, कितना ऐड करते हैं 1.5, सॉरी लेस देन आर इक्वल टू 12 रहता है, तो यहाँ पे जो आता है डी होल आता है वो 5 प्लस 1.5। अगर क्या हो, फाई की जो वैल्यू है 24 mm से ज्यादा हो जाए तो DH इक्वल टू 5 प्लस 2 ऐड करते हैं, किसके केस में, रिविट्स के केस में। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा केस कैसा आपका रहता है, उस केस में आपको उसी हिसाब से ऐड करना है, तो आप ध्यान रखिए। बोल्ट का केस होगा तो बोल्ट जैसा आंसर, और जब रिविट का केस होगा तो रिविट का आंसर। तो आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्या करना है, रीड करना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे बोल्ट की बात की है तो आप देखोगे डाया ऑफ होल इक्वल टू, ये डायमीटर कितना है 36 है, और 36 जो कि 24 से क्या है, ज्यादा है, तो कितना ऐड करोगे 3 mm ऐड करोगे। तो आप देखोगे 5 प्लस कितना ऐड करोगे 3, और 5 की वैल्यू है 36 और प्लस 3 ऐड करोगे, आंसर आएगा 39 mm। बट आंसर में SSCJE ने 39 mm आंसर में नहीं दिया है। जब नहीं दिया है तो उसके अप्रोक्सीमेट आपको आंसर लाना पड़ेगा, तो डी इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। तो आप देख सकते हो ये आंसर भी नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं। अब आपने पढ़ा नहीं होता, सपोज आपने रिविट मान के क्वेश्चन कर दिया, जब रिविट मान के करते तो 36 प्लस कितना 2 होता, 38 होता। आप देख सकते हो 24 से ज्यादा 5 प्लस कितना करते, 2 mm करते, तो 36 प्लस 2 जब आप करोगे तो 38 mm आएगा, और 38 mm आपका आंसर भी मैच कर जाएगा। तो आप सोच समझ के आपको क्वेश्चन पढ़ना जरूरी होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। बस आपको अच्छे से क्लास को पढ़ना है, नोट्स बनाना है। गारंटी देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन स्टील के आए हैं सारे मैं सॉल्व कराऊंगा, चाहे वो प्री में आया हो या मेंस में आया हो, आपकी क्लैरिटी जरूर आएगी और आप घर बैठे बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर लिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, जो भी स्टील के क्वेश्चन है। स्टील बहुत ही आसान है, अगर आप अच्छे से इसको समझते हो तो कुछ भी टफ नहीं है।
हाँ, बस ये है कि जो भी पढ़ते जा रहे हो प्लीज उसको रिवीजन जरूर करते जाइए। जो पहली क्लास पढ़ी होगी, दूसरी क्लास पढ़ी होगी, तीसरी क्लास, उनको एक बार दिन भर में 10 मिनट 5 मिनट एक नज़र देख लिया करो, ताकि आपको जो चीज़ें भूलने लगे हैं वो भी क्या होंगी, दोबारा याद आ जाएंगी। जब आप 3-4 बार स्टील को पढ़ोगे तो वहां से क्या होगा कि आपकी जो चीज़ें होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर आता है 10, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ये एसएससी जेईई 2005 में पूछा है। किसमें पूछा है? 2005 में पूछा है। फॉर फील्ड रिवेट्स, फॉर फील्ड रिवेट्स द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, the maximum permissible stresses in rivets, in maximum permissible stresses in rivets and bolts as given in the code are reduced by पहला A 5%, B 10%, C 15%, D 20%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हम लोग। 11 नंबर क्या कह रहा है? 2007 2011 एसएससी जेईई ये पूछा गया है। ठीक है। क्या कह रहा है? द ग्रास डायमीटर ऑफ a 14 mm nominal diameter rivet is A option, that is 15.5 mm, B option 16 mm, C option 16.5 mm, D option 15 mm। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वो भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस, ये एसएससी जेईई 2013 2013 में पूछा गया। किसमें पूछा गया? 2013। क्या कह रहा है? द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस, द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस, द मिनिमम एज एंड इंड डिस्टेंस from the center of any hole to nearest hand flamed, अंडरलाइन करना है इसको, hand flamed out edge shall not less than पहला ए ऑप्शन 1 point into 1.5 times होल्ड आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे से पढ़ना है। 1.5 टाइम्स दैट इज नॉमिनल डाया। आप इसको कट कर दीजिए, टाइम्स नहीं लिखना है, यहाँ पे होल्ड डाया लिख दीजिए सिर्फ।
उसका मल्टीप्लीकेशन है, क्लियर। उसके बाद क्या कह रहा है, सी कह रहा है 1.7 टाइम्स दैट इज होल डाया, और डी ऑप्शन कह रहा है 1.7 टाइम्स नॉमिनल डाया। ये क्वेश्चन है हमारा, ठीक है। इसके बारे में क्वेश्चन वो पूछा है जिसके बारे में हमको डिस्कशन करना है, क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन को समझते हैं। एसएससी 2005 में पूछा गया, रिपीट होने के चांसेस हैं। फॉर फील्ड रिविट्स द मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेस इन रिविट्स एंड बोल्ट्स एज इन द गिवन कोड आर रिड्यूस्ड बाय। एक आप शॉप या वर्कशॉप में काम करते हो और एक आप फील्ड पे काम करते हो। वर्कशॉप में आपकी जो क्वालिटी होती है वो आप अच्छी कर सकते हो, सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं, तो आप जो भी रिविट बनाओगे उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा अच्छी होगी एज कंपेयर टू फील्ड रिविट। तो कितना परसेंट रिविट की जो स्ट्रेंथ होती है, परमिसिबल स्ट्रेस कितना परसेंट रिड्यूस होती है, तो आप देखोगे 10% जो स्ट्रेंथ होती है आप देखोगे फील्ड की अपेक्षा जो फील्ड में होता है वो रिड्यूस हो जाता है एज कंपेयर टू किसका, जो आप शॉप या वर्कशॉप में बनाओगे उससे 10% जो स्ट्रेंथ होती है वो क्या हो जाती है, कम। और कम इसलिए हो जाती है क्योंकि फील्ड पे सारे इक्विपमेंट्स और सारी आपकी क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो पाती है। तो आप देखोगे वहां पे 10% आपका आंसर होगा। सपोज दैट कि आपकी कोई परमिसिबल स्ट्रेस 100 है, जो कि आपने मान लिया कि जो है शॉप में है, मान लिया सीयर में जो उसकी स्ट्रेंथ है किसी रिविट की वो 100 है, लेकिन फील्ड पे वही स्ट्रेंथ 10% रिड्यूस हो जाएगी जो कि 90 आपकी स्ट्रेंथ हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज द बी इज द करेक्ट आंसर। अगली बात करें, द ग्रास डायमीटर ऑफ 14 mm नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिविट। ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने एक बात की थी, यहां पे रिविट की बात किया, किसकी बात किया है, रिविट की बात किया है। अब ग्रास डायमीटर आप मतलब समझ गए होंगे, डी ऑफ डाया ऑफ होल, तो ये क्या होता है 5 प्लस। अब आप देखिए जो 14 mm डाया है वो किससे बराबर है, जो 5 है दिस इज द ग्रेटर देन आर इक्वल टू 12 mm, जो कि 12 से अगर कम हो और 24 से जो कम रहता है, अगर आप देखोगे 12 से तो ज्यादा हो और 24 से कम होता है, तो उस केस में आप देखोगे जो वैल्यू ली जाती है वो 1.5 पे आप एडिशन कर देते हो तो आंसर आपका निकल जाता है। तो आप देखोगे यहाँ पे जो एडिशन आप करोगे तो इस केस में आप ऐड कर सकते हो, दैट इज 5 की वैल्यू है 14 mm प्लस 1.5 करोगे तो आंसर आएगा 15.5 mm। तो आप देखोगे दिस इज द करेक्ट आंसर 15.8, ठीक है। इसी क्वेश्चन को एक और चेंज करके पूछा है, 2011 में पूछा है। वो क्या किया क्वेश्चन में, जहां पे 14 mm है वहां पे उसने क्या कर दिया, ये तो क्वेश्चन अलग है, जो मैं ये क्वेश्चन लिख रहा हूं ये क्वेश्चन अलग है। वो क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे है डायमीटर आपका दैट इज 27 mm, 27 mm है, तो यहाँ पे आंसर जो दिए गए हैं वो इस तरीके से आंसर हैं, दैट इज 28.5 mm। दूसरे की अगर मैं बात करूं दैट इज 29 mm। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका 70 दैट इज 28 फिर 28 mm, और लास्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 30 mm। अब आप पढ़िए पहले, द ग्रास डायमीटर ऑफ 27 mm नॉमिनल डायमीटर क्या हो सकता है। तो पहले आप कोडल प्रोविजन पे आइए, आपने क्या पढ़ा था, डाया ऑफ होल इन केस ऑफ 5 प्लस 2 mm आप ऐड करते हो जब हमारा नॉमिनल डायमीटर किससे ज्यादा हो, 24 mm से ज्यादा हो, इन केस ऑफ किसका, रिविट के केस में आपने पढ़ा था, ठीक है। जब आप रिविट के केस में पढ़ोगे तो आप ऐड करोगे, 5 की वैल्यू कितनी है 27 mm प्लस 2 mm, आप देखोगे आंसर आएगा 29 mm इज द करेक्ट आंसर। तो 29 अगर आप देखोगे तो आप ऐड करके आंसर आ जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बस आपको यह समझना है कि किस रेंज तक ये वैल्यू वैलिड होती है, प्लस रिविट की बात कर रहा है या बोल्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द मिनिमम एज डिस्टेंस एंड इंड डिस्टेंस, ध्यान दीजिएगा, मिनिमम इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ एनी होल कोई भी होल हो सकता है, टू नियरेस्ट हैंड फ्लेम्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन हैंड फ्लेम्ड। यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि इसने क्वेश्चन में बता दिया कि हैंड फ्लेम की बात कर रहा है, मशीन फ्लेम की बात नहीं कर रहा है। मशीन से आप बनाते हो तो अलग क्वालिटी रहती है और जब हैंड से बनाते हो तो उसकी क्वालिटी अलग रहती है। तो इस केस में जब आप हैंड फ्लेम्ड बनाओगे
तो इस केस में जो डिस्टेंस आती है, जब आप हाथ से बनाते हो तो उसमें आपको जो डाया बनाना पड़ता है वो आप देखे होगे ज्यादा आपको बनाना पड़ता है। तो उस केस में हमें दो रिजल्ट याद थे, एक तो 1.5 याद रहता है और एक 1.7 याद रहता है। अब दोनों में एक कंफ्यूजन आता है कि सर यहाँ पे डाया ऑफ डोमिनल डाया होगा कि डाया ऑफ होल होगा। आप ध्यान रखें, जब मिनिमम पिच की बात करते हैं तो 2.5 टाइम्स नॉमिनल डाया होता है, लेकिन जब इंड डिस्टेंस और एज डिस्टेंस होती है तो उस केस में आपको क्या रखना होता है, दैट इज डाया ऑफ होल। तो आप देखोगे जो नॉमिनल के आंसर होते हैं तो उसको आप कैंसिल आउट कर सकते हो। अब आपके पास दो आंसर बचते हैं, एक बचता है 1.5 और एक बचता है 1.7। अब आपको ध्यान देना दोनों के केस में कितना है, होल है, और दोनों के केस में क्या है, होल है, ठीक है। और दूसरी बात, एक में 1.5 है और एक में क्या है 1.7 है। अब आप कैसे डिसाइड करोगे कि 1.5 आंसर होना चाहिए कि 1.7 होना चाहिए? आप एक लाइन पढ़िए, हैंड फ्लेम्ड आउट है, अगर यहीं पे मशीन होता तो ए आंसर हो जाता, अगर हैंड मैनुअली किया गया है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द सी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम 2 से और 3 क्वेश्चन करेंगे जो कि इस चैप्टर में हम लोग और कर सकते हैं, जिसके बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। इस टॉपिक से जितना जितना हम लोग पढ़ते जाएंगे, अभी हमने जो है बट वेल्ड और जो क्या कहते हैं बट ज्वाइंट पढ़ेंगे और उसके बाद में लैप ज्वाइंट पढ़ेंगे। और बट और लैप ज्वाइंट में जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसकी स्ट्रेंथ पे बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको करेंगे। कुछ प्री में पूछे गए हैं, कुछ मेंस में पूछे गए हैं। तो जैसा जैसे टॉपिक पढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन कंप्लीट करते जाएंगे, इससे हमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए और सॉइल भी साथ में आप पढ़ते रहिए। सॉइल के भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सॉइल का जो मेंस में बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि वहाँ पे 80 से 90 नंबर का सॉइल पूछा जाता है और प्री में भी 9-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि सॉइल को भी आपको साथ में लेके चलना है और स्टील को भी साथ में लेके चलना है। इसीलिए प्रॉपर आप एक एक दिन पे अल्टरनेट वीडियो आता रहेगा ताकि आपको लेक्चर में दिक्कत ना आए। एक दिन सॉइल पढ़िए और एक दिन आप स्टील पढ़िए। अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, दैट इज क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 2013, 2016 एसएससी जी 2 बार पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन ये पूछा है, सॉरी 2004 में पूछा गया है, इसको चेंज कर लीजिए, 2004 में पूछा गया। ये पूछा ये है, इन केस ऑफ टेंशन मेंबर, इन केस ऑफ टेंशन member, in case of tension member made up of 2 flats or angles or T section or T's or channels, टैकिंग रिविट्स, मतलब इनको जो बनाया गया है, 2 चैनल सेक्शन, 2 फ्लैट सेक्शन या टी सेक्शन, इनको आपस में यूनिटी बनाई गई है विद द हेल्प ऑफ टैकिंग रिविट्स। किससे? टैकिंग रिविट्स, ठीक है। देन मैक्सिमम पिच, ध्यान दीजिए, पहले यहां पे टेंशन मेंबर बोला गया, फिर मैक्सिमम पिच के बारे में बात हुई है। पहला ऑप्शन 600 mm, बी ऑप्शन 1000 mm, सी ऑप्शन है दैट इज 400 mm और डी ऑप्शन उसने बोला है दैट इज 300 mm, ठीक है, ये बोला है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर जो भी आता है 14 आता है। 14 कहता है द टैकिंग rivets in compression plates exposed, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, exposed to weather have a pitch not exceeding, not exceeding पहला।
इस तरीके से कुछ ऑप्शन बना के दिया है, पी मैक्स मिनिमम ऑफ 16T 200 mm, ठीक है। बी ऑप्शन क्या बोला है, पी मैक्स इजकल टू 30 मिनिमम ऑफ, या इसमें से जो कम हो 32 या 300 mm, ठीक है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, दैट इज पी मैक्स 12T या मिनिमम ऑफ 12T और 200 mm। डी ऑप्शन कह रहा है पी मैक्स इजकल टू, ये क्वेश्चन लैंग्वेज फॉर्म में भी हो सकता है जो कि एसएससी जेईई में पूछा गया, मिनिमम ऑफ 24T और 200 mm, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका एसएससी जेईई में पूछा गया है, दैट इज 2015 में पूछा गया है, ठीक है। 15 में पूछा गया और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 2 बार 2017 में, ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है और ऐसे क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो आप इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखेंगे। अब हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं। इन केस ऑफ टेंशन मेंबर मेड ऑफ 2 फ्लैट एंगल सेक्शन और टी सेक्शन और चैनल सेक्शन, टैकिंग रिविट्स is used to unite a member मतलब इनको एक यूनिटी की तरह काम कराते हैं टैकिंग रिविट्स, ठीक है। तो आप देखोगे जब 2 मेंबर को हमको, सपोज दिस इज द मेंबर, अगर मैं बात करूं, अगर 2 मेंबर सपोज इस तरीके से अगर आप ऐड करना चाहते हो 2 मेंबर्स को, अगर सपोज दिस द एंगल सेक्शन, अगर मैं बात कर लूं तो एक तरीके का एंगल सेक्शन है और ये भी एक तरीके का एंगल सेक्शन मान सकते हो। दोनों को आपस में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, और इनके बीच में हमने क्या करना, मुझे इसको आपस में यूनिटी बनानी है, तो आप क्या करोगे, इनके बीच में आप रिविट्स लगा दीजिए, आप ऐड कर सकते हो इसको। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं टैकिंग सिस्टम। टैकिंग सिस्टम में आप देख सकते हो कि ये लोड नहीं लेते, क्या नहीं लेते, लोड नहीं लेते। तो इस केस में जो मैक्सिमम पिच होती है, आप देखोगे टेंशन मेंबर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, टेंशन मेंबर से। तो टेंशन मेंबर के केस में आपको 1000 लेना है, लेकिन यही क्वेश्चन चेंज करूंगा अभी, ये तो था किसके केस में, टेंशन मेंबर के केस में, लेकिन यही क्वेश्चन मैं चेंज करके अभी मतलब इसको बदल सकता हूं। अगर इसको मैं कंप्रेशन मेंबर कर देता, अभी ये क्वेश्चन अलग है, इसको मैं चेंज करूंगा तो अगली बार अब इसको चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000। मतलब 2 एंगल सेक्शन, सपोज अगर आप देखोगे यहाँ पे ये इस तरीके से ये एंगल सेक्शन है और इन एंगल सेक्शन को आपस में आपको यूनिटी बना के रखनी है इस तरीके से, ठीक है। तो आप देखोगे इनके बीच में जो भी आपको स्पेसिंग रखनी है, सपोज एक रिविट्स आपने यहाँ लगा दिया, अगला रिविट सपोज आपने यहाँ लगा दिया, तो आप मैक्सिमम जो इनके बीच में डिस्टेंस रख सकते हो ये पी मैक्स, ठीक है, 1000 mm आप रख सकते हो। लेकिन फोर्स कैसा होना चाहिए, टेंसाइल, मतलब आप इसको यहाँ पे पी टेंसाइल आप ध्यान रखिएगा, पी टेंसाइल में दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो टेंशन के केस में ऐसा रहता है। सपोज क्वेश्चन चेंज करता हूँ, आप अलग से क्वेश्चन लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन में ही बता रहा हूँ। सपोज ये टेंशन की जगह पे कैसा आ जाता, कंप्रेशन मेंबर, क्या आ जाता है, कंप्रेशन मेंबर। क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ, क्वेश्चन इसको 15 कर देता हूँ, लास्ट 14 ये 15 ये हो जाएगा। अगर ये कंप्रेशन मेंबर हो जाएगा तो इस केस में आप देखोगे कंप्रेशन मेंबर में बकलिंग के चांसेस होते हैं, तो आप देखोगे कि इसी केस में अगर मैं दूसरा डायग्राम बनाऊं तो दूसरे डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये सपोज एंगल सेक्शन है, दिस इज द एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन है, और एंगल सेक्शन में अगर आप बनाओगे दिस इज द, यहाँ पे ऐड कर सकते हो। सपोज ये प्लेट आपको ऐड करना पड़ गया नीचे से, ये प्लेट आपने बना दिया, सपोज ये एक रिविट आपने लगा दिया, सपोज एक रिविट आप ये लगा रहे हो। अब इन रिविट्स के बीच में अगर आप देखोगे ये जो, अगर मान ले लोड आपने कोई कंप्रेशन में दिखा रहा हूँ पी में, ऐसे जनरल लोड दिखा रहा हूँ, अभी कोई जेड लोड मैंने नहीं बताया डायग्राम, तो आप पी मैक्स यहाँ पे देखोगे तो ये 600 mm आपको रखना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो आंसर आएगा वो उस केस में आप यहाँ पे चेंज ना होकर के जब कंप्रेशन होगा तो आपका दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात किया है कि अगर आपका द टैकिंग रिविट्स इन कंप्रेशन प्लेट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दैट इज द कंप्रेशन प्लेट एक्सपोज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सपोज्ड टू वेदर,
ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका आपने बनाया, जो सिस्टम आपके पास है रिवेट कनेक्शन में, जो टैगिंग सिस्टम है, वो टैगिंग सिस्टम में आपने क्या किया कि इनको वेदर कंडीशन में छोड़ दिया। क्या कर दिया? वेदर कंडीशन में। किसमें? वेदर कंडीशन में। इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो वेदर कंडीशन है, वेदर कंडीशन में क्या मतलब होता है कि एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी, विंड काम करेगी, टेम्परेचर काम करेगा। अगर गर्मी होगी तो मेंबर एक्सपैंड कर जाएगा, ठंडी होगी तो मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। मतलब उसमें दोनों फिनोमेना होते रहेंगे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के फिनोमेना होते रहेंगे। तो आप देखोगे, सपोज अगर आपको कोई मेंबर जोड़ना है, मान लिया कि इसने टैगिंग सिस्टम आपने बनाया। सपोज मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाना है। दिस इज द, ये आपने मेंबर, ये गसेट प्लेट है और आपने इसको क्या कर दिया, ये आपने बोल्ट लगा दिए। ये दूसरे बोल्ट हैं और ये दूसरे बोल्ट हैं। दिस इज दिस, ठीक है। ये लोड आपका, इसने क्वेश्चन में बोला है कंप्रेशन, तो आप क्या करिए, दिस इज द कंप्रेशन, पी लोड आप लगा दीजिए, ठीक है। पी लोड हमने दिखा दिया। अब उस क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो पिच आप रखना चाहते हो, पी मैक्सिमम कितना रखना चाहते हो, और ये जो है ये आपके वेदर कंडीशन है। कैसी है? दिस इज द वेदर एक्सपोज, एक्सपोज टू वेदर, एक्सपोज टू वेदर। जब एक्सपोज टू वेदर है तो मतलब इस पर टेम्परेचर काम करेगा। मान लिया कि ठंडी आ गई तो मेंबर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और जब गर्मी आएगी तो मेंबर एक्सपेंड कर जाएगा। तो उसको रोकने के लिए एक प्रॉपर आपको पिच देनी पड़ती है। तो वो जो वैल्यू होती है वो होती है 60, जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 16T और 200 mm, विच एवर इज लेस, ठीक है। जो इसमें से क्या होती है? लेस होती है, विच एवर इज लेस, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर मान लिया इसने क्वेश्चन में ये पूछा है, एक तो वेदर में पूछा है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर यही चीज नॉर्मल वेदर में होती, मान लिया नॉर्मल कंडीशन होती, मतलब एक्सपोज टू नहीं होता, यही मेंबर आपका सपोज क्लोज कमरे के अंदर लगा हुआ है। सपोज एक स्टील का मेंबर था, एक आपने बाहर एटमॉस्फेयर में खोल के रख दिया, दूसरा आप किसी बिल्डिंग के अंदर लगा रहे हो। जब बिल्डिंग के अंदर लगाओगे तो बरसात भी उसके ऊपर नहीं आएगी और टेम्परेचर का भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो नॉर्मल कंडीशन की अगर बात करूं, नॉर्मल कंडीशन की, तो उस केस में जो रिजल्ट आते हैं वो 32T और 300 mm, विच एवर इज लेस। तो आपको याद रखना है। कैसे याद कर सकते हो? बहुत अच्छा तरीका, वेदर की तरफ जब एक्सपोज रहेगी तो आपको पता है कि इसमें कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन, बकलिंग सब कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर इसका एक्सपेंशन हो गया, सपोज ये बोल्ट होल यहाँ पे है और मेंबर एक्सपेंड करके सपोज यहाँ पे आ गया, नीचे की तरफ बढ़ गया, तो आप देखोगे कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है जो बढ़ जाएगी। जब डिस्टेंस बढ़ जाएगी तो बकलिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो इस हिसाब से उसमें थर्मल स्ट्रेसेस आ सकते हैं। तो इसलिए जो डिस्टेंस होती है उसको आपको थोड़ा सा कम रखना पड़ता है, दैट इज 16T रखना पड़ता है। लेकिन वही चीज अगर नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल का मतलब उस एटमॉस्फेरिक एक्टिविटी काम नहीं करेगी, टेम्परेचर का भी काम इफेक्ट आएगा, जो बरसात का इफेक्ट है वो भी कम आएगा। इसलिए इसकी जो डिस्टेंस है आप बहुत ज्यादा दूर दूर रख सकते हो। एक पिच यहां पे ले सकते हो और दूसरी यहां पे ले सकते हो। लेकिन यही चीज अगर एक्सपोज टू वेदर होती तो आपको इनके बीच में डिस्टेंस आपको काफी नजदीक रखना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से इसका आंसर जो लगाओगे, दिस इज द ए आंसर। ये एसएससी जेईई में 2 बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो जो कि आपके पूछे जाते हैं। ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। अगर और कोई क्वेश्चन होता है तो मैं एक बार देख लेता हूं ताकि आपके दूसरे कोई भी क्वेश्चन ना छूटने यहां पे पाए। और जो भी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है एसएससी जेईई का इस बार का। हम लोग करते हैं आज की क्लास का, उसके बाद अगले जो क्वेश्चन है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। जो भी टॉपिक पढ़ते जाएंगे और उनका क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर दैट इज फॉर हैंड ड्रिवन rivets, for hand driven rivets, the maximum permissible stresses in rivets and bolts are reduced by
आर रिड्यूस्ड बाई कितने परसेंट रिड्यूस हो जाती हैं एज कंपेयर टू पावर ड्रिवन रिविट्स। ठीक है, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन 10%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 30%, डी ऑप्शन 15%। इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया गया है। देखो, जब कोई रिविट्स फील्ड में बनाते हैं तो उस केस में मैंने बताया था कि 10% परमिसिबल स्ट्रेस रिड्यूस होती है एज कंपेयर टू सॉफ्ट रिविट। लेकिन यहां पे बात जो हो रही है वो ये बात हो रही है हैंड ड्रिवन की बात हो रही है, और एक बात हो रही है दैट इज पावर ड्रिवन रिविट्स की बात हो रही है। तो पावर ड्रिवन जो होती है वो आपका होल करने में दिक्कत नहीं आती है, और एक अच्छे से अगर सपोज ये आपको होल बनाना, सपोज आप देखोगे आपको पावर ड्रिवन बनाना होगा तो ये होल का साइज आप बिल्कुल अच्छा बना सकते हो। लेकिन वही चीज अगर आप मैनुअल करते तो हो सकता है कि ये जो डायमीटर का होल आप बना रहे थे, हो सकता है कि इसके साइज में थोड़ा सा दिक्कत आ जाए, एग्जैक्ट नहीं बना पाओगे। जब एग्जैक्ट नहीं बना पाओगे तो उसकी जो स्ट्रेंथ होगी प्लेट की, रिवेट की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस वजह से क्या करना पड़ता है कि जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है वो 20% क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है एज कंपेयर टू पावर ड्रिवन। सपोज पावर ड्रिवन की स्ट्रेंथ अगर 100 मेगा पास्कल है तो जो मैनुअल होगा या हैंड ड्रिवन होगा उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 80%, मतलब 20% क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने 16 से 17 क्वेश्चंस देखे जो कि काफी अच्छे थे। आप इनको बहुत ही प्रॉपर अपने नोट्स पे लगाएंगे, उनका जो भी सॉल्यूशन रहता है कैसे मैं बता रहा हूं उन चीजों को अगर आप लिखते रहोगे तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आती है तो आप पहले प्रॉपर जो क्लास का जो वीडियोस हैं उनको आप पहले देखिए, जो इन कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चन बनाए। तो लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 रिविट एंड बोल्ट कनेक्शन, अगर आप उसको पढ़ लोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी लर्निंग।